नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम बजट की हमारी विशेष कवरेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे बजट के पार्ट 3 पर। पहले पार्ट में हमने बात की थी कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और सरकार क्या कुछ कर सकती है इस अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। दूसरे हिस्से में हमने बात किया था कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार की तरफ से क्या हो सकता है और आम आदमी को क्या करना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या है तो इस बेरोजगारी की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन आज जो हम पार्ट 3 में बात करेंगे वो ये कि आम आदमी इस बजट से क्या उम्मीदें रखे। आम आदमी का मतलब कि जो मिडिल क्लास है वो क्या उम्मीद कर सकता है कि उसको क्या मिल सकता है। साथ ही साथ जो गरीब मजदूर किसान है वो क्या उम्मीद कर सकता है। छोटा व्यापारी जो बहुत तकलीफ में था वो क्या कर सकता है। तो और जो मार्केट के अंदर जो डिमांड खत्म हो गई है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। यानी सरकार की तरफ से जो इनिशिएटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इन सारे तबकों को, अलग अलग सेगमेंट्स को क्या क्या उम्मीदें करनी चाहिए, इस पर करेंगे बातचीत। आलोक जोशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com को आपके मदद की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि सत्यहिंदी.com ईमानदारी से आपके साथ पत्रकारिता करे, ईमानदारी से अपनी बातों को आपके सामने रखे, सच कहने की हिम्मत बचाए रखे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी मदद करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें, हमें डोनेशन दें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, न केवल हमारी बल्कि पत्रकारिता की भी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का इस वक्त मोबाइल ऐप भी आ गया है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आलोक जोशी हमारे साथ है, जैसा आप जानते हैं सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक, देश के जाने माने प्रबुद्ध और माने हुए अर्थशास्त्री, बजट पर खास विशेषज्ञता उनकी। आलोक जी, हमने 2 चरणों में बातचीत की थी। आज मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा कि भाई ये जो मिडिल क्लास है उसको इस बजट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। मिडिल क्लास को बजट से उम्मीद रखनी चाहिए कि उनको कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि मिडिल क्लास वो क्लास है जिसको अब तक कोई इसको कहते हैं असली राहत मिली नहीं है। और मिडिल क्लास का महत्व तो समझना भी जरूरी है आशुतोष। हम लोग क्या, हमारे देश में कहा जाता है ये तो मिडिल क्लास है। मिडिल को बड़ा डेरोगेटरी टर्म में देखा जाता है, जबकि आर्थिक दृष्टि से देखें, अर्थव्यवस्था की नजर से, दो लेखक हैं बड़े जिनका नाम लूंगा। एक गुरचरण दास जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ग्लोबल बोर्ड में थे, उन्होंने किताब लिखी इंडिया अनबाउंड। और दूसरे हैं पवन वर्मा जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, उन्होंने ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास नाम की किताब लिखी है। तो ये मिडिल क्लास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का, ये समझना चाहिए। वो क्यों है? क्योंकि जो बहुत अमीर इंसान है उसको किसी बात की फिक्र नहीं है, वो बहुत कम संख्या में होते हैं। और इसी तरह जो बहुत गरीब इंसान है, वो बहुत गरीब इंसान एक तरह से समाज पर एक बोझ नहीं कहेंगे, लेकिन समाज के लिए जिम्मेदारी है, दायित्व है कि समाज को उन गरीबों का बोझ उठाना है, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी है। ऐसे में अगर आपका मिडिल क्लास बढ़ जाता है, जितना बड़ा मिडिल क्लास होगा और वो जितना समृद्ध होगा, वो जितना सक्षम होगा, वो जितना टैक्स पे कर रहा होगा, खर्चा कर रहा होगा, उतना इस समाज के लिए आसान हो जाता है कि वो अपने गरीबों को आगे बढ़ा सके। अगर आपका मिडिल क्लास बड़ा होता है, आप समझिए किसी गाड़ी में बहुत सारे लोग धक्का दे रहे हैं, 2 आदमी बैठे हुए हैं, तो वो चली जाएगी। लेकिन अगर 2 आदमी धक्का दे रहे हैं और पूरी गाड़ी में भरे हुए लोग बैठे हुए हैं, तो उसके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा। तो मिडिल क्लास एक तरह से इस गाड़ी को धक्का देने का काम करता है, अगर वो बड़ा हो जाता है और सक्षम हो जाता है। इसलिए मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट है। तो मिडिल क्लास को चाहिए राहत जो सीधे एक टैक्स में मिल सकती है, दूसरा उनकी कमाई में मिल सकती है, तीसरा जो सबसे बड़ा और मिडिल क्लास गरीब आदमी सबको चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस्मत की बात है कि कोरोना का उतना विकराल रूप नहीं हो पाया इस देश में, लेकिन अगर कहीं अमेरिका और इटली जैसे हाल हो गए होते तो हम कहाँ होते, ये सोचिए। और ये एक तरह से अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है। सरकार को जागना चाहिए, इस देश को जागना चाहिए कि अब हमें बहुत जो प्राइमरी हेल्थ सेटअप होता है उस पर जोर देना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, ये अगर किया जाएगा तो मिडिल क्लास के लिए बहुत काम की बात होगी। कुछ स्पेसिफिक चीजें बता सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की चिंता ये भी होती है कि ऐसा ना इनकम टैक्स का स्लैब कुछ कर दें, इनकम टैक्स कम कर दें उसको। बेसिकली उसकी चिंता टैक्स को लेकर होती है। क्या आपको हाँ, तो लगता है कि टैक्स में तो उम्मीद पूरी है कि वित्त मंत्री कुछ ऐसा करेंगी, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा तो पिछली बार 2 विकल्प दिए गए थे
कि आप अगर सारे एग्जेम्पशंस लेंगे तो ये रेट रहेगा, अगर आप अपने एग्जेम्पशन छोड़ देते हैं, दूसरी तरह से रिटर्न भर दीजिए तो 5% कम टैक्स लगेगा। उससे लग रहा था कि एग्जेम्पशन अब हटाए जाएंगे। इस बार उम्मीद यह है कि एग्जेम्पशन हटाने की बजाय उन एग्जेम्पशंस को बढ़ाने की बात होगी। एग्जेम्पशन का कोई तरीका बदल सकता है। सरकार ये कर सकती है कि आप खर्चा करें, जैसे आपके एलटीए का अलाउंस बढ़ जाए, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग खुश हो जाएंगे, उनका पूरा परिवार खुश हो जाएगा कि साहब एलटीए पर टैक्स छूट बढ़ेगी, इसका मतलब है कि अब पापा बच्चों को घुमाने ले जाएंगे। तो इससे परिवार में सारे लोग खुश होने वाले हैं। इसलिए टैक्स बढ़ जाएगा इसकी आशंका मुझे नहीं लग रही है, लेकिन ये पिछले 5-6 दिनों से जो बाजार में, शेयर बाजार में झटके लग रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि बाजार को डर है कि टैक्स बढ़ सकता है। लेकिन मैं इससे जरा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है इस परिस्थिति में टैक्स बढ़ाने का खतरा सरकार नहीं लेगी। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले ये तो सुझाव भी है पुराना कि आप 50 करोड़ रुपए सालाना या 100 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर अगर आप कुछ 1% 2% का टैक्स लगा देंगे तो उससे पैसा भी बहुत आ जाएगा और उससे बहुत सारे लोगों को दबाव भी नहीं पड़ेगा। आलोक जी, ये गरीब मजदूर जो है जिनकी इनकम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई पिछले दिनों, बेचारे हैंड टू माउथ हो गए, इनको सरकार से क्या उम्मीदें करनी चाहिए कि सरकार इनके लिए क्या करे ताकि ये कम से कम जो पहले की जिंदगी जी रहे थे उसमें दोबारा वापस लौट पाए? देखिए, ये जो मजदूरों वाला मामला है आशुतोष, इसमें तो अगर सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करेगी, जैसे सुझाव हैं और जो लगता है कि वो करेगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करेगी, तो उससे बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को वापस रोजगार मिल जाएगा। इकोनॉमी में तेजी आते ही, ये वो वर्ग है, आपको याद होगा 12 करोड़ के ऊपर लोग बेरोजगार हो गए थे 1 महीने में। उसके बाद उनमें से 10 करोड़ वापस रोजगार में आ गए, क्योंकि इनके लिए रोजगार जाना और रोजगार आना बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। कॉम्प्लेक्स स्थिति उन लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए है, 70-80 लाख लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग सैलरीड नौकरियों से बाहर हो गए। उनके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि आज नौकरी गई, फिर पहले तो 7-8 दिन तो सदमे में रहेंगे, हिसाब लगाएंगे अब क्या करें। कोई जानने वाला है फोन करेगा, ओ भाई हमारे यहाँ आ जाओ, तो अच्छी बात है। लेकिन वरना वैकेंसी देखेंगे, कहीं और अपना बायोडाटा भेजेंगे, हो सकता है बनाया ना हो पिछले 5-7 साल से, नया रिज्यूमे तैयार करेंगे, फिर वहाँ इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, लंबा तो ये वाली नौकरियां दोबारा मिलना आजकल बड़ा मुश्किल है। और हर जगह पहले होता था साहब 50 साल से ऊपर का आदमी मत रखिए, अब वो 40 हो गया है। अभी हाल जो आखिरी मेरे इंटरेक्शन है कुछ मैनेजर से, वो कहते हैं मैं 25 से ऊपर का आदमी मत रखो। तो अब अगर आप 25 से ऊपर का आदमी रखेंगे नहीं, तो जिसकी उम्र 25 के ऊपर हो गई वो कहाँ जाएगा? खास तौर पे अगर वो टॉप परफॉर्मर ब्रैकेट में नहीं है, जो जिनको सुपर अचीवर कहते हैं, जो हर बार अप्रेजल में 5 स्टार रेटिंग लाते हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोगों के लिए अब 25 साल की उम्र के बाद जोखिम शुरू हो जाता है। और उनके लिए सरकार को कुछ इंतजाम ऐसा जरूर करना होगा, और उनको खुद भी करना होगा, कि जब वो कमा रहे हैं, अपनी नौकरी की शुरुआत से ही अब रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम लोगों की जनरेशन में 40 साल के बाद आदमी सोचना शुरू करता है कि अच्छा क्या भाई रिटायर होंगे तो क्या करेंगे, और सरकारी नौकरी में तो कोई सोचने की जरूरत पड़ती नहीं थी। पुराने लोग इसीलिए सरकारी नौकरी करते थे। अब कम से कम यह है कि सरकारी नौकरी में भी वैसी ही पेंशन स्कीम है जैसी प्राइवेट में है जी, तो वो नजर बराबर हो गया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रोजगार कैसे पैदा होंगे, कौन सी चीज को रोजगार कहा जाएगा, ये डेफिनेशन अपने आप में एक विकट सवाल है। और देश, इलाज एक ही है, अगर पूरा देश मिलकर आगे बढ़ेगा, दुनिया पे कब्जा, हम लोग अगर इकोनॉमी के तौर पे बहुत तेज रफ्तार से ग्रोथ करेंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, सबको काम मिल जाएंगे, कोई अपना धंधा शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, तो इसलिए सबसे जरूरी है कि सरकार पूरा दम लगाए कैसे भी कि ग्रोथ को पटरी पे लाए। बिल्कुल। आलोक जी, छोटे व्यापारी की मुसीबत तो बहुत बुरी हुई है। पहले उसको डिमोनेटाइजेशन ने मारा, फिर जीएसटी ने मार दिया, अब महामारी ने उसको मार दिया। तो छोटा व्यापारी के लिए सरकार क्या कर सकती है, या छोटा व्यापारी खुद क्या करे?
नहीं, छोटा व्यापारी खुद तो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो तो ये कर सकता है कि साहब वो आज ये दुकान चलाता था, इसे बंद करके वो कोई दूसरी दुकान खोल ले, वो किसी ऑनलाइन जगह सप्लाई शुरू कर दे। बहुत सारे लोगों ने किया है इस आपदा के दौर में। ये भी आप अगर ध्यान से देखें अपने आसपास, तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर बिजनेस कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ मुंबई में एक मेरी जानने वाली महिला है जो ऐसे 10 ग्रुप चलाती हैं जिनमें कारोबार होता है। लोग घर से कारोबार कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। डिलीवरी का काम बहुत तेज हुआ है, लेकिन ये सब कुछ को भर नहीं पाएगा। अब आप देखिए, बड़े बड़े दफ्तर थे, उनके अंदर कैंटीन चलती थी, उनके यहाँ टैक्सियां चलती थी लोगों को घर से दफ्तर लाने के लिए, दफ्तर से घर ले जाने के लिए। ये सब धंधा बंद है। जो लोग खुद भी अपनी टैक्सी से जाते थे, उबर ओला लेके जाते थे, वो सब अब उन्हें जाना ही नहीं, वो घर बैठे हैं। तो अब कौन चल रहा है किन का काम? अब काम चल रहा है ब्रॉडबैंड वाले का, अब काम चल रहा है जो ये मोबाइल और लैपटॉप बेचता है उसका, या ब्लूटूथ की डिवाइसेस बेचता है उसका, या जो सबसे जबरदस्त अचानक चमत्कारिक धंधा चला है वो है सैनिटाइजर बेचने का या मास्क बनाने का। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स इस देश के मास्क बना रहे हैं इस वक्त, वो सब काम छोड़ के। तो ये छोटे व्यापारी के लिए एक ही काम हो सकता है, एक सरकार उनको किसी तरह की कर्ज की स्कीम लाए कि भाई इनके लिए सस्ते में इनको कर्जा मिलेगा, अगले 3 साल का मोरेटोरियम, जैसे मोरेटोरियम अभी दिया हुआ है इस तरह बढ़ाएं उसको। दूसरा, अगर आप बाजार में पैसा डालेंगे, एक बार अगर मार्केट में पैसा आता है, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि लोगों की जेब में पैसा दीजिए। अगर लोगों की जेब में पैसा आता है तो वो क्या करेंगे? मैं निकलूंगा, किसी बड़ी कंपनी से कार नहीं खरीदूंगा, सबसे पहले मैं निकलूंगा अपने पड़ोस के बनिया की दुकान में जाऊंगा और वहां से कुछ सामान खरीदूंगा, फिर कपड़े खरीदूंगा। तो छोटे व्यापारी का धंधा तभी चलेगा जब लोगों की जेब में पैसा आएगा और वो पैसा खर्च करने निकलेंगे। उनके लिए तो सरकार को और समाज को ही कुछ करना होगा, उनके अपने हाथ में बहुत कुछ है नहीं करने के लिए। बट आलोक जी, पिछली बार जब सरकार की तरफ से पैकेज आया था तब उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे जुगाड़ बताए थे, लेकिन आदमी तो पैसा तब उधार ले जब उसको उम्मीद हो कि पैसा वापस करने की स्थिति में होगा। छोटे व्यापारी के साथ दिक्कत क्या है? पैसा उसके पास है नहीं, बैंक से पैसा लेगा, धंधा उसका चलेगा, इसकी गारंटी उसके पास है नहीं। तो सरकार क्या करे? अगर क्रेडिट की, सिर्फ क्रेडिट की बात होगी तब तो बात नहीं बनेगी। संक्षेप में जवाब चाहिए। नहीं, देखिए, क्रेडिट को लेकर बहुत कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो ब्याज दरें हैं बाजार में वो ऐसी हैं कि कोई भी आदमी अपनी जरूरत भर का कर्ज उठा सकता है। बैंक के पास पैसा है, व्यापारी उद्योगपति कोई कर्ज ले नहीं रहे हैं। जी। तो जो एक, जब आप बाजार में पैसा डालेंगे, लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, अगर आप गरीबों को, मध्य वर्ग को इतना दे दें कि वो खुश हो जाएं, तो फिर खुशी में आदमी निकल के खर्चा शुरू कर देगा, फिर वो इकोनॉमी का साइकिल अपने आप चल पड़ेगा, फिर बहुत कुछ नहीं करना है। तो असली काम जो होना है, मुख्य काम है, एक संदेश देना है वित्त मंत्री को, एक तरह का हौसला जगाना है कि, और इसके लिए हो सकता है उनको एक बड़ी भारी कोई फ्लैगशिप स्कीम अनाउंस कर दें। जैसे अब अटल जी की वो स्कीम उनकी सरकार के काम नहीं आई, लेकिन वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम जो थी, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, वो आज इस देश के बहुत काम आ रही है। मैं अभी मुंबई से गोवा सड़क से होके आया हूँ, मैं उन सड़कों को देख के आया हूँ, भाई क्या शानदार सड़क बनी है। तो उसमें जो खर्चा हुआ, वो जो सड़कें बनी, आज सरकार उन सड़कों के टुकड़ों को, जो लोग नहीं समझते उनको समझा दूं, रोड पार्सल मोनेटाइज किए जाते हैं। ये इसका क्या, लोग कह रहे हैं सरकार मोनेटाइजेशन तेज करे। सरकार ने सड़कें बनवाई बड़ी बड़ी, और उसके बाद इसको प्राइवेट पार्टी को बेच दिया कि अब आप इन्हें खरीद लीजिए और इन पर आप टोल टैक्स लगाकर वसूल कर लीजिएगा। तो सरकार ने खर्चा किया, उसके बाद वो प्राइवेट पार्टी को दिया, कहा तब 25, उससे नीलामी हुई कि कितने साल में वसूल लोगे, 25 साल का टोल वसूलेगा भाई वो। 25 साल बाद सड़क फिर सरकार की हो गई। ये तरीका है जो तरीका सरकार अपना सकती है बड़े पैमाने पे। तमाम अभी प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जिनको मोनेटाइज किया जा सकता है, नए प्रोजेक्ट खोले जा सकते हैं, काम करने को बहुत है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह का बड़ा बिग बैंग अनाउंसमेंट 2-4 करने पड़ेंगे जिनसे लोगों को एकदम से ये भरोसा आ जाए। आप अभी इस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, देश के हर जिले में एक बड़ा अस्पताल बनेगा। ये इस काम पे अगर लग जाएं आप, तब भी होगा। राज्य सरकारों को आप ऐसी को मदद दें जिनसे कि वो अपने राज्य में खर्चा करना शुरू कर दें, तब भी होगा। पैसा आने का और पैसा जाने का दोनों का इंतजाम है, नुस्खे हैं, सरकार के पास खुद लोग मौजूद हैं। और मैं तो देख के हैरान रहता हूं, लेकिन ये बात सच है कि जो बड़े वाले उद्योग संगठन हैं,
ये इस अंदाज में सलाहों का पैकेज बनाते हैं जैसे कि इनको ही बजट बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। आप खुद बैठ के उनके मेमोरेंडम को पढ़िए, तो आपको उसमें 50 चीजें ऐसी समझ में आएंगी, आप जी। सोचेंगे व्यापारी क्यों कह रहा है। लेकिन वो एक तरह की जिम्मेदारी देखते हैं, क्योंकि व्यापारी क्यों कह रहा है, बड़ा व्यापारी इसलिए कह रहा है, उसे पता है कि अगर इस देश में सब कुछ ठीक चलेगा तब मेरा धंधा ठीक चलेगा, इसलिए वो इस देश में सब कुछ ठीक चलाने की सलाह देता है। इसमें उसका स्वार्थ है, वो जी ऐसा जी। नहीं कि वो कोई धर्म कार्य के लिए कर रहा है। लेकिन उन सब सलाहों पर विचार करना होगा। इस वक्त कुछ बहुत बड़े विद्वान लोग बाजार में ऐसे भी उपलब्ध हैं जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, खाली हुए हैं, या आप कहेंगे तो वो अपने काम को छोड़ के भी आ जाएंगे। सरकार को उनकी सेवाओं का लाभ लेना चाहिए। ठीक है। जैसे नंदन नीलेकणी की सेवा का लाभ लिया आपने, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उसी तरह आप ऐसे लोगों की सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं जो शायद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बातचीत बहुत अच्छी रही है और हमारे दर्शकों को इसको लाभ भी मिला होगा। और बजट अपने आप में हमेशा एक बहुत बड़ी खबर हुआ करती है और हिंदुस्तान में उसको लेके बहुत कवरेज भी होती है। हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो एक ऐसी स्थिति है जो अभूतपूर्व स्थिति है, इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए नारेबाजी नहीं होनी चाहिए कि एक नया नारा आ गया और फिर हम उसके पीछे पागल होते दिखाई पड़ रहे हैं। नया नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ उस तरीके की हरकत होनी चाहिए, उस तरीके के काम होना चाहिए जैसे 1929 में जब अमेरिका के अंदर रिसेशन हुआ था और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू डील नाम की एक नई बात कही थी और उससे अमेरिका के अंदर एक नया आर्थिक विकास का दौर देखने को मिला था। तो क्या उस तरीके की कोई बहुत बड़ी योजना या कोई उस तरीके का कोई बहुत बड़ा विजन सरकार लेकर आएगी, इस बारे में सबकी नजर लगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।